हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी और सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्पलिश। तो टेंडर ऑफ पार्डन किसको दिया जाता है? पहली बात तो अकम्पलिश को दिया जाता है। और इसमें हम अकम्पलिश को टेंडर ऑफ पार्डन क्यों देते हैं, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहले अकम्पलिश होता कौन है। तो जब मान लीजिए किसी दो पर्सन ने मिलके क्राइम किया है ना। मान लीजिए दो पर्सन, ए पर्सन ने और बी पर्सन ने मिलके क्राइम किया। ठीक है, अब इस बी पर्सन से कहा जाता है कि तुमने जो भी फैक्ट और सरकमस्टांस थे केस के, ठीक है, वो बता दो और हम आपकी सज़ा जो है माफ़ कर देंगे। जितनी भी सज़ा होगी वो हम आपकी माफ़ कर देंगे। और इसमें प्ली बार्गेनिंग और टेंडर ऑफ पार्डन में एक अंतर ये है कि प्ली बार्गेनिंग में कुछ प्रपोर्शन माफ़ कर देते हैं सज़ा का, पूरी सज़ा माफ़ नहीं करते, मगर टेंडर ऑफ पार्डन में पूरी सज़ा माफ़ कर देते हैं। तो बी अगर सारे फैक्टर सरकमस्टांस अगर केस के ट्रूली और अपने नॉलेज में सही सही बताता है तो बी को टेंडर ऑफ पार्डन दे दी जाएगी और बी अकम्पलिश हो जाएगा। जो कि कोर्ट की टेस्टिमनी पे अगर कोई टेस्टिमनी पे फैक्टर सरकमस्टांस बताए अपने ऑफेंस के, तो वो अकम्पलिश कहा जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं कि अगर उससे इसमें बता रखा है कि व्यू टू ऑब्टेनिंग एविडेंस, कि उससे एविडेंस लिए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिए जाते हैं वो ऑफेंस के, है ना, प्रीवी ऑफ एन ऑफेंस के, जिस ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है उस ऑफेंस के अगर एविडेंस लिए जाते हैं तो ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है। और अब टेंडर ऑफ पार्डन कौन कौन पास कर सकता है, तो इसमें सीजीएम दे सकता है टेंडर ऑफ पार्डन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसमें टेंडर ऑफ पार्डन दे सकता है। और टेंडर ऑफ पार्डन जो है वो कभी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं टेंडर ऑफ पार्डन। और टेंडर ऑफ पार्डन जो है जब वो देगा, जो भी ये मजिस्ट्रेट हैं तीनों में से अगर कोई टेंडर ऑफ पार्डन देंगे तो वो इस कंडीशन पे देंगे कि वो जो पर्सन है वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर रहा है फैक्ट और सरकमस्टांस के केस का फैक्ट और सरकमस्टांस का वो फुल्ली ट्रूली डिस्क्लोजर कर रहा है। तो इसमें आगे बता रखा है कि टेंडर ऑफ पार्डन कौन देगा, कौन सी कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या फिर कोई भी स्पेशल जज की कोर्ट द्वारा टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है। और अगर कोई ऑफेंस है जो कि ऑफेंस जो है पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के द्वारा, और वो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक है या फिर 7 साल से ज़्यादा की है, तो टेंडर ऑफ पार्डन उसे मिल सकता है। और जब मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं उसे टेंडर ऑफ पार्डन देता है सबसेक्शन 1 के अंदर जो हमने ऊपर पढ़े थे, कि अगर वो फुल डिस्क्लोजर करे अपने फैक्टर सरकमस्टांस का, तो उसे क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट को रीज़न जो है अपने रिकॉर्ड करने पड़ते हैं राइटिंग में कि वो किस लिए टेंडर ऑफ पार्डन दे रहा है। और इसमें बी में हमें बता रखा है कि टेंडर ऑफ पार्डन अगर जिस पर्सन को दी गई है तो उस पर्सन द्वारा वो टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट करी गई है या नहीं करी गई, तो इसको भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और अगर क्या कहते हैं उस पर्सन को टेंडर ऑफ पार्डन मिल गया है, ठीक है, अगर उस पर्सन को टेंडर ऑफ पार्डन मिल गया है तो उसकी वो मजिस्ट्रेट जो है उसको कॉपी फर्निश करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हमें क्लॉज 4 में बता रखा है कि जो पर्सन है उसने अगर टेंडर ऑफ पार्डन एक्सेप्ट कर लिया है तो उस पर्सन को विटनेस की तरह एग्ज़ामिन किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, जिस भी ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल चल रहा है उसमें वो विटनेस की तरह एग्ज़ामिन किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। और अगर वो बेल पे है तो उसे कस्टडी में रखा जाएगा जब तक कि ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर ख़तरा बन सकता है, क्योंकि वो अपने दोस्त के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है। और अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं, अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है टेंडर ऑफ पार्डन,
ठीक है, तो वो एग्ज़ामिन किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, और कॉग्निजेंस जो होगा उसके ऑफेंस का, उसमें वो फर्दर कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, और उसके लिए वो उसे कमिट कर देगा ट्रायल के लिए उस पर्सन को। ठीक है, और अगर इसमें आगे बता रखा है कि अगर सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट भी कर सकता है और सीजीएम भी कर सकता है, और स्पेशल जज भी उसे कमिट कर सकता है ट्रायल के लिए। और अगर कोई अदर केस होता है तो उसमें सीजीएम के ऊपर वो मेक ओवर कर दिया जाएगा केस, ताकि सीजीएम उसे क्या कहते हैं कमिट कर सके। तो हमें सेक्शन 307 में बता रखा है कि पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन। तो टेंडर ऑफ पार्डन को कभी भी कब डायरेक्ट कर सकते हैं, जब कमिटमेंट कर दिया गया हो केस का, तब इसमें तब क्या कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर जजमेंट से पहले, है ना, जजमेंट पास करने से पहले आपको टेंडर ऑफ पार्डन डायरेक्ट करनी होगी। तो इसमें सेक्शन 308 में हमें बता रखा है कि उस पर्सन के ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा जिसने टेंडर ऑफ पार्डन ले लिया है, और वो टेंडर ऑफ पार्डन में जो कंडीशन दे रखी थी उसका वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इस सेक्शन में हमें बता रखा है कि जब किसी पर्सन को टेंडर ऑफ पार्डन दे दी गई है 306 और 307 के अंदर, ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है उसके ओपिनियन में कि जो पर्सन है वो विलफुली कोई बात छुपा रहा है जो कि एसेंशियल है, या फिर झूठे गवाह वो दे रहा है, फॉल्स एविडेंस वो दे रहा है, ठीक है, तो वो टेंडर जो है, और तो वो उस पर्सन के ऊपर केस चलाया जा सकता है कि वो जो टेंडर की कंडीशन थी उसका वो पालन नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें क्लॉज 3 में बता रखा है कि जो एक्यूज्ड है वो एंटाइटल्ड है कि वो प्ली कर सकता है कि उनने टेंडर ऑफ पार्डन की सब कंडीशन का पालन किया है। और अगर क्या कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दी गई है और उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसे, और उसके चार्ज जो हैं अगर पढ़ के सुना दिए गए हैं एक्यूज्ड को, और अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है और उसमें क्या कहते हैं विटनेस से एविडेंस ले लिए गए हैं, तो क्या कहते हैं एक्यूज से फिर पूछा जाएगा कि वो प्ली करता है कि उसने टेंडर ऑफ पार्डन की कंडीशन का फॉलो किया है या नहीं किया है। और इसमें हमें क्लॉज 5 में दे रखा है कि अगर एक्यूज़ क्या कहते हैं प्ली कर देता है कि उनने, एक्यूज़ अगर प्ली कर देता है कि उनने क्या कहते हैं जो कंडीशन थी टेंडर ऑफ पार्डन की, उनने उनको सही तरीके से निभाया है उन कंडीशन का, और कोर्ट को लगता है कि उसने जो, कोर्ट को भी ये फाइंड करती है कि उनने जो कंडीशन थी उनको वो सही से करा है, तो कोर्ट क्या कहते हैं एक्विटल का जजमेंट उसके लिए दे देगी। तो सेक्शन 309 में हमें बता रखा है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो पोस्टपोन या एडजर्न कर सकती है प्रोसीडिंग को। तो इसमें बता रखा है कि किसी भी ट्रायल में, जो भी कोर्ट के सामने ट्रायल या इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है डे टू डे बेसिस पे, और उसमें विटनेस की अटेंडेंस अगर एग्ज़ामिन हो गई है, अगर विटनेस की अटेंडेंस लग गई है और वो एग्ज़ामिन हो गए हैं, तो और कोर्ट को लगता है कि प्रोसीडिंग आज के लिए इतनी काफ़ी है, तो कोर्ट क्या कहते हैं एडजर्न, प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देगी। और इसमें हमें प्रोवाइडेड में बता रखा है कि अगर जो रेप से रिलेटेड केसेस हैं इनमें अगर इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है, तो इनकी इंक्वायरी और ट्रायल जो है 2 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, जब जब चार्जशीट फाइल करी गई थी तब से 2 मंथ के अंदर अंदर इनकी इंक्वायरी और ट्रायल इनका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्लॉज 2 में दे रखा है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है या फिर कमेंसमेंट हो रहा है ट्रायल का, और उसे लगता है, नेसेसरी लगता है, या फिर उसे कोई एडवाइस करता है कि जो कमेंसमेंट है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए या एडजर्न कर दिया जाए, तो वो अपने जो रीज़न है उसे रिकॉर्ड करेगी और पोस्टपोन और एडजॉर्न कर देगी प्रोसीडिंग को। ठीक है।
तो इसमें प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट जो है किसी भी एक्यूज पर्सन को, तो इसमें हमें प्रोवाइडेड में बता रखा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज्ड को रिमांड में नहीं लेगा, 15 दिन से ज़्यादा की रिमांड में वो नहीं लेगा। और अगर विटनेस की अटेंडेंस लगनी अभी बाकी है तो कोर्ट क्या कहते हैं, एडजॉर्न या पोस्टपोन नहीं करेगी प्रोसीडिंग को। और अगर वो प्रोसीडिंग को एडजॉर्न या पोस्टपोन करती है तो उसे वो अपने स्पेशल रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। और इसमें आगे बता रखा है कि किसी भी हालत में इसमें प्रोवाइडेड ऑल्सो नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड, कि उसे सेंटेंस उसको सुनाई जानी है और इसके लिए क्या कहते हैं, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं होगी प्रोसीडिंग की। तो इसमें हमें आगे प्रोवाइडेड में बता रखा है कि इन 3 केसों में भी एडजॉर्नमेंट नहीं होगी कि अगर पार्टी रिक्वेस्ट करती है ना, तो एडजॉर्नमेंट नहीं होगी एक्सेप्ट के अगर बियॉन्ड कंट्रोल में है, अगर सरकमस्टांसेस, तो एडजॉर्न कर सकती है कोर्ट प्रोसीडिंग, वरना रिक्वेस्ट पार्टी की रिक्वेस्ट पे एडजॉर्नमेंट प्रोसीडिंग की नहीं होती है। और इसमें आस बी में हमें बता रखा है कि अगर प्लीडर जो है किसी और कोर्ट में एंगेज है, ठीक है, तो इस बेस पे एडजॉर्नमेंट नहीं हो गई। और सी में हमें बता रखा है कि अगर विटनेस तो प्रेजेंट है मगर जो पार्टी है और प्लीडर है ना, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस बेस पे कि वो रेडी नहीं है एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन के लिए, तो इस बेस पे क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट नहीं होगी। और अगर क्या कहते हैं, तो इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का करवा सकता है कोर्ट ऑर्डर दे के स्टे, और विटनेस की स्टेटमेंट इसमें ले सकते हैं। इसमें हमें एक्सप्लेनेशन 1 में दे रखा है कि अगर सफिशेंट एविडेंस मिल गए हैं कि सस्पिशन है कि इस पर्सन ने इस एक्यूज्ड ने ऑफेंस करा है, तो उसे फर्दर रिमांड पे रखा जा सकता है। और इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में बता रखा है कि जो टर्म होंगी एडजॉर्नमेंट की या पोस्टपोन की, वो ग्रांट की जाएंगी अप्रोप्रिएट केस में, अप्रोप्रिएट तरीके से, और पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को देख के एडजॉर्नमेंट की जाएंगी। टर्म्स पे जो भी टर्म्स होंगी उन्हें देख के एडजॉर्नमेंट किया जाएगा। तो सेक्शन 310 में हमें बता रखा है लोकल इंस्पेक्शन। तो इसमें जब कोई मजिस्ट्रेट, जज या मजिस्ट्रेट किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग की, है ना, और कोई अगर ड्यू नोटिस देता है, वो ड्यू नोटिस देता है पार्टीज़ को, और पार्टीज़ को ड्यू नोटिस देने के बाद वो जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया गया था, है ना, वहाँ पे वो विज़िट कर सकता है। और जब वो विज़िट करेगा वहाँ पे, तो वो विज़िट करने के बाद वहाँ पे जो भी रेलिवेंट फैक्ट हैं उन्हें रिकॉर्ड करेगा और एक मेमोरेंडम बनाएगा उन्हें रिकॉर्ड करने का, जो उनने वहाँ पे इंस्पेक्शन किया। और इसमें सेकंड में हमें बता रखा है कि जो वो मेमोरेंडम बनाएगा वो केस के रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और अगर पार्टी चाहे, पार्टी अगर डिज़ायर करती है तो वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा पार्टीज़ को। तो सेक्शन नंबर 311 में हमें बता रखा है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो समन कर सकती है मटेरियल विटनेस को और उन्हें एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी भी पर्सन को जो केस से रिलेटेड है ना, किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे उसे किसी भी पर्सन को समन कर सकती है विटनेस की तरह, और उसे एग्ज़ामिन कर सकती है। और अगर क्या कहते हैं, अगर एक बार उसका एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, ठीक है, तो कोर्ट उसे रिकॉल और री एग्ज़ामिन भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि वो एसेंशियल है केस के डिसीजन देने के लिए, तो वो उसे रिकॉल और री एग्ज़ामिन कर सकती है। तो सेक्शन 313 में हमें बता रखा है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्यूज़ को एग्ज़ामिन कर सकती है। तो इसमें बता रखा है कि कोर्ट
एक्यूज को विदाउट प्रीवियसली वार्निंग क्या कहते हैं, एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकती है जो भी उसे नेसेसरी लगता है, केस से रिलेटेड या नेसेसरी उसे लगता है तो वो एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकती है। और अगर क्या कहते हैं, बी में हमें बता रखा है कि अगर विटनेस के प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो विटनेस दिए गए थे उनको एग्जामिन कर दिया गया है, ठीक है, तो उन जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे उनसे भी वो कोर्ट जो है क्वेश्चन पूछ सकती है ना, केस से रिलेटेड। और इसमें आगे बता रखा है प्रोवाइडेड में कि समन केस में, जो हमने पहले पढ़ा था कि समन केस में अगर कोर्ट चाहे तो एक्यूज्ड की जो पर्सनल अटेंडेंस है उसे डिस्पेंस कर सकती है। तो अगर कोर्ट ने एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी है तो कोर्ट उसका एग्जामिनेशन भी डिस्पेंस कर सकती है, जो कि क्लॉज 1 में दिए जाएंगे, है ना, जो क्लॉज बी में दिए गए थे ना। और इसमें कोई भी ओथ नहीं ली जाएगी, एक्यूज से कोई भी ओथ नहीं ली जाएगी। तो इसमें हमें आगे बता रखा है कि एक्यूज से जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर कोर्ट जो है एक्यूज से क्वेश्चन पूछ रही है और अगर एक्यूज क्या कहते हैं मना कर देता है आंसर करने के लिए, या फिर वो गलत आंसर देता है, जो भी कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे थे उनका वो गलत आंसर देता है, तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी इसके लिए। मगर जो भी एक्यूज ने जो भी आंसर दिए हैं उन्हें कंसिडरेशन में लिया जाएगा उसके ट्रायल के अंदर, है ना। और इसमें आगे बता रखा है फिफ्थ में कि प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल की मदद ले सकती है कोर्ट, क्या कहते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सेक्शन नंबर 314 पे आ गए हैं हम। इसमें हमें बता रखा है ओरल आर्ग्यूमेंट और मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसमें हमें बता रखा है कि जब भी कोई पर्सन होगा, पार्टी जो होगी प्रोसीडिंग के अंदर, तो और जब उसके एविडेंस ले लिए जाएंगे उससे, तो उसके बाद वो ओरल आर्ग्यूमेंट एक कंसाइज फॉर्म में लिखित दे सकता है कोर्ट को, और कोर्ट को वो एक मेमोरेंडम फॉर्म में बना के देगा और उसके अंदर वो डिस्टिंक्ट हेडिंग होंगी उसके आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। और ये जो आर्ग्यूमेंट होंगी अपने केस के सपोर्ट में वो दे सकता है। और जो भी ये मेमोरेंडम बनाया जाएगा वो केस के अंदर जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर वो रखा जाएगा। इसमें सेकंड में हमें बता रखा है कि जो भी कॉपी होगी मेमोरेंडम की वो क्या कहते हैं अपोजिट पार्टी को दी जाएगी कि ये क्या आर्ग्यूमेंट इन्होंने सबमिट करे हैं। और इसमें थर्ड में बता रखा है कि इसमें एडजॉर्नमेंट नहीं होगी इसके लिए कि वो रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल कर रहे हैं या बना रहे हैं, है ना, या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए एडजॉर्नमेंट नहीं होगी प्रोसीडिंग की। और फोर्थ में हमें बता रखा है कि अगर कोर्ट को लगता है ना, कोर्ट का ओपिनियन है कि जो ये ओरल आर्ग्यूमेंट हैं ये कंसाइज नहीं है और रेलिवेंट नहीं है, तो वो रेगुलेट कर सकता है इन आर्ग्यूमेंट को कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 315 में आ गए हैं हम। इसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस के। इसमें अगर एक्यूज्ड पर्सन अपने खिलाफ विटनेस बन जाता है, तो इसमें बता रखा है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है वो अपने खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस होता है और वो अपने अपने खिलाफ वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है जब तक क्या कहते हैं विटनेस, जब तक कि वो रिक्वेस्ट जो है राइटिंग में नहीं देता है ना, तब तक वो वैसे ही रहता है। मगर जब उसने एक्यूज पर्सन ने राइटिंग में रिक्वेस्ट दे दिया है कि अब मैं विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ, तो उसे हॉस्टाइल विटनेस करार दे दिया जाता है कि वो हॉस्टाइल हो चुका है, अपने खिलाफ गवाही दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 98, 107, 108, 109 और 110 जो हमारे सिक्योरिटी इसमें लेते हैं, है ना, तो इसमें वो विटनेस जो है अपने खिलाफ वो एक्यूज पर्सन जो है विटनेस बन सकता है इन केस इन सेक्शन में जब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी तब। तो सेक्शन नंबर 316 में हमें बता रखा है
कि जब टेंडर ऑफ पार्डन दी जाएगी, कि जब 306 और 307 में अगर टेंडर ऑफ पार्डन दी जा रही है तो उस पर्सन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, है ना, किसी भी प्रॉमिस, थ्रेट या किसी अदरवाइज किसी भी तरीके से उस एक्यूज्ड पर्सन को इंड्यूस या इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 317 पे हम आ गए हैं। इसमें बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड की एब्सेंस है, अगर एक्यूज्ड की एब्सेंस है तो उस टाइम पे इंक्वायरी और ट्रायल पे क्या किया जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि अगर जज और मजिस्ट्रेट, है ना, किसी भी, इसमें बता रखा है कि किसी भी स्टेज पे जज या मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, अपने रीज़न करेगा, रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और अगर उसे लगता है जज और मजिस्ट्रेट को कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस, किसकी पर्सनल अटेंडेंस, एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, वो नेसेसरी नहीं है एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस, तो, है ना, और या फिर वो कोई प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है एक्यूज्ड, तो जज और एक्यूज्ड क्या कहते हैं, और एक्यूज क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट, एक्यूज्ड क्या कहते हैं, एक्यूज्ड द्वारा कोई प्लीडर रखा गया है, तो जज या मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उसकी पर्सनल अटेंडेंस क्या कहते हैं, पर्सनल अटेंडेंस नहीं मांगेंगे, कि पर्सनल अटेंडेंस उसकी डिस्पेंस कर देंगे, उसकी एब्सेंस में भी प्रोसीडिंग वैसी चलेगी जैसी उसकी पर्सनल अटेंडेंस में चलती है। और इसमें सेकंड में बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड क्या कहते हैं, प्लीडर द्वारा रिप्रेजेंट नहीं है, तो जज और मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, एडजॉर्न कर देगा इंक्वायरी और ट्रायल को, और अपने क्या कहते हैं रीज़न रिकॉर्ड करेगा, है ना, या फिर उसे किसी और दूसरे ट्रायल में सेपरेटली चलाएगा। तो सेक्शन नंबर 318 में हमें बता रखा है कि जब तब प्रोसीजर होगा जब एक्यूज्ड को प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है, तब प्रोसीजर क्या होगा। इसमें बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड का नहीं है ना, अनसाउंड माइंड का नहीं है, और मगर उसे क्या कहते हैं, समझ नहीं आती है प्रोसीडिंग क्या हो रही है ना, तो क्या चल रहा है उसके केस में उसे समझ नहीं आती है, तो कोर्ट क्या कहते हैं, हाई कोर्ट से छोड़कर, है ना, उस प्रोसीडिंग के अंदर उसे कन्विक्शन, अगर उस प्रोसीडिंग में उसे कन्विक्शन मिल गई है तो कोर्ट उसे हाई कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, और अगर कन्विक्शन नहीं मिली है तो किसी और कोर्ट को वो फॉरवर्ड करेगा, और अगर कन्विक्शन मिल गई है तो हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा, और उसमें रिपोर्ट बना के देगा कोर्ट, और उस रिपोर्ट में सरकमस्टांस होंगे केस के। ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर 322 पे आ गए हैं हम। इसमें बता रखा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, के कंपाउंड कर सकते हैं हम ऑफेंस को इसमें, और इसमें जो भी ऑफेंस जो होंगे कंपाउंड किए जाएंगे वो क्या कहते हैं, क्या बहुत मतलब लाइट तरीके के ऑफेंस होते हैं, कोई बहुत ख़तरनाक तरीके के इसमें ऑफेंस कंपाउंड नहीं किए जाते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।